हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो लेक्चर है टोटली लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड है। अगर इस वीडियो में आप शुरू से लेके अंत तक मतलब जो भी इसके लेक्चर होंगे अगर आपने फॉलो किया तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से कम नहीं तो 2 तो अटेम्प्ट ही कर लोगे। अब मेन जो है ये भी आपको पता है कि ये है प्रोबेबिलिटी। इसके थोड़ा से क्वेश्चन भी अगर थोड़ा से घुमा के पूछे गए या इधर उधर करके पूछे गए तो उस समय वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको टैकल कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी इसके कॉन्सेप्ट और जो भी इसके टेक्निक है वो जो है हम आप लोग को एकदम डिटेल्ड में जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग के सर प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले एक वर्ड आता है सर, एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है तो सिंपल से बता दें कि आप किसी भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हो, उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, या आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आ रहा है तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इज़ द वे ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड ऑब्जर्विंग। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है, एक सीखने का तरीका है। बाय डूइंग बाय ऑब्जर्विंग, वही कह रहा हूँ कि आप किसी कार्य को कर रहे हो, किसी वर्क को परफॉर्म कर रहे हो तो उसके थ्रू क्या रिजल्ट आ रहा है उसको एनालिसिस कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट इतना समझना बहुत है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इससे जो है नहीं रुकेगा। आइए ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें एक्सपेरिमेंट की डियर स्टूडेंट, तो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो मैक्स टू मैक्स इन जनरल 2 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का एक दूसरा नाम भी होता है सर्टेन एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक दूसरा भी नाम होता है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट जो प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। ठीक है, तो आपको इधर देखना, तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या सर्टेन एक्सपेरिमेंट। सर ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखना सर, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट पहले से फिक्स होता है, मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट पहले से फिक्स होता है, मीन्स पता रहता है कि यही आने वाला है, यही आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे अगर आप लेबोरेटरी में जाकर देख रहे हैं, अगर आप जिंक के ग्रेनुअल्स ले रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जिंक के पॉट्स ले रहे हैं, सॉलिड जिंक जस्ता, ठीक है, और एक्वस HCl में जब उसको डिप कराएंगे या मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ZnCl फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कहने का मतलब ये हो गया सर कि इस एक्सपेरिमेंट का हमें रिजल्ट जो है पहले से ही पता है कि यही आने वाला है, चाहे आप कितनी बार भी इस कंपोनेंट को मिक्स करा के परफॉर्म करें। ठीक जैसे वाटर को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहे हैं तो वो हमेशा इवोपरेट होगा, मीन्स भाप बनेगा। तो आप इसके जो है आउटकम को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी बार परफॉर्म करें। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यही है जो है इन दोनों में डिफरेंस। इधर देखिएगा, आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट? ये ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका आउटकम, यहाँ पर दे रहा हूँ, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। सर ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट पहले से ही निश्चित के साथ, मतलब गारंटी के साथ ना बताया जाए कि सर यही आने वाला है। ठीक है, ना बताया मीन्स बताना संभव ना हो कि यही आने वाला है। कहने का मतलब सर ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम निश्चितता के साथ बताना संभव ना हो कि सर यही होने वाला है, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि उसका रेंज ऑफ आउटकम क्या होंगे, उन्हीं में से कोई एक रिजल्ट आएगा, ये आपको पता रहेगा। लेकिन क्या एग्जैक्ट आएगा ये आपको पता नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, वही सेम डिफिनीशन यहाँ हिंदी में लिखा गया है कि जिसमें एग्जैक्ट रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबल रिजल्ट, जो उसके पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट को ही हम लोग आउटकम बोलते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना सर ये आउटकम क्या होता है, वो जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, उसको आउटकम बोलते हैं। मीन्स लेकिन पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं वो पता होता है। कहने का मतलब क्या है सर, आप कहना क्या चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप कॉइन को टॉस कराएं, ठीक है, तो आप जब कॉइन को टॉस कराएंगे तो कॉइन को टॉस कराने के बाद आपको पहले से पता है कि सर इसके 2 फेसेस हैं, एक हेड है एक टेल है। ये पहले से आपको पता है कि सर ये 2 फेसेस हैं, एक हेड है एक टेल है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि टॉस कराने के बाद हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि सर जिसके आउटकम के बारे में क्या
क्या क्या पॉसिबल आउटकम है वो पता रहता है, मीन्स क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट है वो पता रहता है, लेकिन उस रिजल्ट में से एग्जैक्ट कौन सा आएगा ये आपको पता नहीं रहता है। जैसे डाई आप रोल किए तो आपको पता है कि 1 से लेके 6 तक कोई एक नंबर आ सकता है, लेकिन आप हमें ये बताइए क्या एग्जैक्ट कौन सा एक नंबर आएगा ये आपको पता रहता है? नहीं पता रहता है, इसीलिए इसका नाम रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, आप देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को जितनी बार परफॉर्म करेंगे वो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से आउटकम क्या होते हैं, रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। मतलब हर बार अगर आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ नया आएगा। कहने का मतलब हो सकता है हेड आए या दूसरी बार टॉस की टेल आ जाए या फिर से टेल हेड आ जाए या जो भी है, मीन्स वेरी करता है। लेकिन जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, आप जिंक के साथ HCl को मिक्स करेंगे तो ये वेरी नहीं करेगा कि सर एक बार हाइड्रोजन गैस निकली अब अगली बार नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं होगा। यानी इसके रिजल्ट तो फिक्स हैं, लेकिन इसके रिजल्ट जो है उस पॉसिबल रिजल्ट में से वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रैंडम पड़ा और इसका नाम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या सर्टेन एक्सपेरिमेंट पड़ा। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब इनको जो है पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही हमारे प्रोबेबिलिटी के क्या हैं, आधार हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ फ़ायदा हो। ओके, हम लोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट पता हो गया क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ डाइस, ये सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों है? क्योंकि सर इसके आउटकम्स जो आएंगे वो हम सर्टेनिटी के साथ जो है बता नहीं सकते कि यही आएगा। ठीक है, जैसे आप कॉइन को टॉस किए तो हेड या टेल आ सकता है, डाइस को जो है रोल कर रहे हैं तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, आने की संभावना है, तो एग्जैक्ट आप बता नहीं पा रहे हैं क्या है। ठीक है, तो इसलिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखते हैं जो हमारे इस प्रोबेबिलिटी में बार बार जो है यूज होते हैं, और हम लोग अगर ये डिफिनेशन नहीं जानेंगे तो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें एक वर्ड यूज किया गया है आउटकम। आउटकम क्या होता है जी? आउटकम का मतलब होता है जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। सर ये रिजल्ट क्या होता है? अरे भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ उसका आउटकम आता है ना। कॉइन टॉस किए ना, कॉइन जब आप टॉस किए तो उसका कुछ आउटकम आएगा, मीन्स या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो जो हेड या टेल हैं वो क्या है, रिजल्ट हैं, वही क्या कहलाते हैं, आउटकम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मान लीजिए अगर हमने कॉइन को टॉस किया, लेट एग्जाम्पल के लिए टॉसिंग सिंगल कॉइन, टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। अच्छा, अब आप जब सिंगल कॉइन को टॉस करोगे तो देखिएगा क्या होगा। अब जब आप सिंगल कॉइन को टॉस करोगे तो आपके जो पॉसिबल रिजल्ट हैं उसके, एग्जांपल के लिए मैं चल रहा हूँ, जैसे अगर हम उस एग्जांपल को कंसीडर करें सिंगल कॉइन के, तो उसके क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। सर जी उसका रिजल्ट या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये जो हेड कामा टेल है ये क्या है? सर जी ये क्या कहलाते हैं, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, या इसी को बोलते हैं आउटकम बोलते हैं। अब हम हेड कामा टेल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है ना क्या आएगा। अब रिजल्ट में हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है, आने वो क्या आएगा वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करे, लेकिन डिनोट करते वक्त आप हेड कामा टेल लिख दीजिए। अच्छा, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं? ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ना, जो पॉसिबल रिजल्ट हैं, जैसे आपने सिंगल कॉइन को टॉस किया तो सर हेड भी आ सकता है या हो सकता है टेल आ जाए। मीन्स कहने का मतलब सर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, आएगा कोई एक ही। तो वो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल रिजल्ट हैं, अगर हम उसको सेट के फॉर्म में लिख दें तो उसको क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, सैम्पल स्पेस कहलाता है। तो अगर हम अपनी इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर सैम्पल स्पेस लिखे तो क्या लिखेंगे, तो सर जी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। सबको जो है जो पॉसिबल आउटकम है अगर उनको सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, सर जी सैम्पल स्पेस कहलाता है। अच्छा, ये सैम्पल पॉइंट क्या होता है? सर जी सैम्पल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट को हम लोग सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये हेड क्या है, सैम्पल पॉइंट है, टेल क्या है, सैम्पल पॉइंट है। हेड सर जी ये भी सैम्पल पॉइंट है, टेल सर जी ये भी सैम्पल पॉइंट है। तो ये कहने का मतलब ये जो हमारे सैम्पल स्पेस के एक एक एलिमेंट हैं इनको हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सैम्पल पॉइंट हैं। अब हमने बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लिया है, एक सिंगल कॉइन को टॉस कराना है, आप और सारे बड़े बड़े ले सकते हो, तो उसके जो एक एक एलिमेंट आएंगे वो क्या करेंगे, सैम्पल पॉइंट करेंगे। सर जी इवेंट क्या है? इवेंट मीन्स एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ये जो सैम्पल स्पेस है ना,
अब आपको सबसेट पता होना चाहिए होता क्या है। सर जी जो भी सेट का आप सबसेट बनाना चाहते हैं तो उस सेट से कुछ एलिमेंट उठा के अगर आप सेट में रख रहे हो, कोई नया सेट बना रहे हो, किसी सेट के थ्रू अगर कोई नया सेट जनरेट कर रहे हो वो सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट को लेकर जब आप कोई नया सेट बनाओगे तो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, एक हो सकता है या होगा ही नहीं, या पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट उठा के बना सकते हो। तो इस तरह के इवेंट का नाम भी बदलता रहता है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, दुनिया भर का। तो वो भी अभी सीखते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट क्या होता है सर जी, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मान लो आपने जो है एक इवेंट बनाया जिसमें सिर्फ हेड कंसीडर कर रहे हो, तो कोई इवेंट मान लो E1 है। अब आपके सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट हैं, हेड और टेल है, तब आप ऐसा इवेंट लेना चाहते हो जिसमें हेड आए तो ऐसे बना सकते हो। आप एक ऐसा इवेंट लेना चाहते हो जिसमें टेल आए तो ये बना सकते हो, या आप ऐसा इवेंट लेना चाहते हो जिसमें कुछ भी ना आए, नल सेट बना सकते हो। ठीक है, मीन्स ऐसे कह सकते हो कि आपने सिंगल कॉइन टास्क किया और आप चाहते हो 2 बार हेड आ जाए, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कई बार एक कॉइन को टास्क कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 बार कैसे हेड आ सके, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। ये सब जो बोल रहा हूँ आइए उसको देखते हैं। ठीक है, आप इवेंट को देखते हैं, इवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से जो है इस इवेंट के अलग अलग नाम होते हैं। आइए इसको देखते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, मान लो कोई ऐसा इवेंट है जिसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जैसे मान लो आपने कोई सिंगल कॉइन को टॉस कराया, ठीक है, सिंगल कॉइन या डबल कॉइन को आप टॉस कराएं। ठीक है, मान लो आप 2 कॉइन को जो है टॉस कराएं, 2 कॉइन टॉस्ड। अगर आपने 2 कॉइन टॉस कराए तो आप बताइए सैंपल स्पेस में कौन कौन एलिमेंट आएंगे। सर जी 2 कॉइन में हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। आप कोई एक ऐसा इवेंट चाहते हो कि जिसमें 3 हेड आ जाए, मान लो आप चाहते हो कि 3 हेड आ जाए, तो क्या वो पॉसिबल है 2 कॉइन को टॉस करा के 3 हेड लाना? नहीं पॉसिबल है। 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस करा रहे हो तो 2 ही हेड मैक्स टू मैक्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल है इवेंट। जैसे इवेंट ई हम डिफाइन कर रहे हैं 3 हेड का, ठीक है, 3 हेड। तो सर इस इवेंट में कोई एलिमेंट लाई करेगा नहीं, सिंपल स्पेस में ही नहीं है, तो इसमें ये क्या हो गया, तो इसको हम बोल देंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, सर ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लाई करे। ठीक है, तो मान लो आप चाहते हो कि सर एक ऐसा इवेंट हमें चाहिए जिसमें सिर्फ 2 टेल हों, तो वो सिंगल सा है। मान लो आपने कोई इवेंट T2 डिफाइन किया जिसमें सिर्फ 2 टेल चाहिए, तो वो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट लाई करे। सर जी उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, सर ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट लाई करें। ठीक है, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग मोर देन वन, इवेंट्स हैविंग मोर देन वन एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल में आपने कोई इवेंट E3 डिफाइन किया, आपने कोई इवेंट E3 डिफाइन किया, ठीक है, जिसमें आप चाहते हो कि कम से कम एक बार हेड आ जाए, कम से कम एक बार हेड आ जाए। तो सर अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करके जो है ध्यान में रखें और कम से कम एक बार हेड चाहते हैं, तो आप बताइए एक ये एलिमेंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, कम से कम एक चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। तो यानी अगर उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रख कर हम लोग इसको डिफ़ाइन करना चाहें, हम इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करके सारे को आपको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये ऐसा इवेंट हो गया जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। श्योर इवेंट क्या होता है या सर्टेन इवेंट, सर जी ऐसा इवेंट जिसमें पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। मान लो आप जो है कोई ऐसा इवेंट डिफाइन किए, मान लो आपने जो है डाइस को रोल किया, ठीक है, आपने एग्जाम्पल जैसे रोलिंग, देखिएगा, रोलिंग अ सिंगल डाइस, ठीक, तो सैंपल स्पेस में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मीन्स ये सब पॉसिबल जो एलिमेंट्स हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने जो है सिंगल डाइस को रोल किया, ये है। अब आप कोई ऐसा इवेंट डिफाइन कर रहे हो जिसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो लेस देन 8 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। मान लीजिए आपने इवेंट डिफाइन किया कि जिसमें एलिमेंट चाहिए जो लेस देन 8 हो। कोई इवेंट आपने E4 डिफाइन किया जिसमें आप चाहते हैं कि सर वो सारे एलिमेंट हमको चाहिए जो 8 से लेस हैं, तो आप देखेंगे कि इस पूरे सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट लिखेंगे सब 8 से लेस हैं, यानी उस इवेंट में पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा। और जब पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा तो
तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर इस इवेंट ने पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट को कवर कर लिया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलेंगे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। बाद में डिस्कस करेंगे, वो तो बात की बात है। ठीक है, आइए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट, ऐसे इवेंट जो आपस में जॉइंट ना हो, मतलब जिनका इंटरसेक्शन आपस में हमेशा क्या आता हो, फाई आता हो, नल सेट आता हो, एम्पटी सेट आता हो। ठीक है, तो 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। 2 या 2 से ज़्यादा जो भी इवेंट दिए होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी कहलाएंगे जब सिंगल टाइम में कोई एक ही इवेंट जो है पॉसिबल हो पाए। ये नहीं है कि एक ही साथ जो है दोनों आ जाएं। जैसे मान लीजिए हम जो है कॉइन को टॉस कराते हैं, सिंगल कॉइन को टॉस कराते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इवेंट E1 हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ हेड मिले, तो ये हो गया। E2 इवेंट हम चाहते हैं जिसमें सिर्फ टेल मिले। तो आप बताइए ये दोनों इवेंट में आप जब कॉइन को टॉस करा रहे हो सिंगल कॉइन को, तो या तो वो हेड देगा या तो वो टेल देगा। तो क्या एक बार में एक ही आउटकम आ पा रहे हैं, एक ही टाइप के? हाँ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं, हेड या टेल? नहीं आ सकते। तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों इवेंट क्या हो गए, सर जी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। इसको हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे जब हम बेस थ्योरम को स्टडी करेंगे, उस समय हम लोग इसको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ टोटल प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पर देखना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर E1 E2 का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। आप चेक करिए हर एक एलिमेंट के, हर एक इवेंट को एक दूसरे इंटरसेक्शन लीजिए, अगर वो फाई दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। E1 एंड E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इधर देखिएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट है। सर एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, अगर आपको जितने इवेंट दिए गए हैं, जितने भी पॉसिबल इवेंट दिए गए हैं, उन सब का क्या करिए, यूनियन ले लीजिए। अगर वो यूनियन लेने के बाद वो सभी इवेंट मिलकर पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट को कवर कर ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। इफ़ यूनियन ऑफ ईच गिवन इवेंट कंटेन्स टोटल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, तो क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम लोग ध्यान में रखें सिंगल कॉइन के टॉस का, तो अगर दोनों की यूनियन लीजिए, E1 यूनियन E2 H, T, जो कि पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लिए थे, क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले देखते हैं सेट थ्योरी का, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो ये कुछ हमारे सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिसको अलजेब्रिक फार्मूला भी बोल सकते हैं आप लोग। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखना, A माइनस बी, सेट ए में से अगर सेट बी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिफरेंस ले रहे हो, तो वो इक्विवेलेंट होता है, मीन्स इक्वल होता है A इंटरसेक्शन बी डैश का। किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन बी डैश का होता है। A इंटरसेक्शन बी का टोटल का डैश अलग अलग पे डैश इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, A यूनियन बी टोटल का डैश, ठीक, अलग अलग पे डैश यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, आप जैसे मान लीजिए, इधर देखिएगा, अब मान लो 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो 3 + 5 में। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हो 3 + 5, तो ये कैसे आप लोग करते हो, सर जी पहले 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर लेते +2 को 5 में। अरे अब वो मत कहना कि सर 5 और 3 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि ये सिंबल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करता है, ये इससे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब देखो 8 16 आ रहा है, ये देखो 6 10 16 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस तरीके से प्लस जाके इन सब के साथ लगा और बीच वाला साइन वहीं रहा, वैसे ही देखिएगा ये इंटरसेक्शन जो है, हम इसको अगर समझे ज़्यादा समझ में आएगी। इधर देखना, यूनियन देखिए, यहाँ पर बीच का जो इंटरसेक्शन साइन है वो वहीं रहेगा। जैसे देखिए ये प्लस वाला, प्लस बीच में था ना, तो प्लस बीच में लगा हुआ है, बाकी मल्टीप्लिकेशन इसके भी साथ, इसके भी साथ, वैसे ये यूनियन इसके भी साथ और इसके भी साथ, और बीच में इंटरसेक्शन जैसे वहाँ प्लस था वैसे यहाँ इंटरसेक्शन है, बीच में इंटरसेक्शन। सेम काम यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन इसके भी साथ, इसके भी साथ, देखिए दोनों के साथ, बीच में इंटरसेक्शन था तो यहाँ इंटरसेक्शन। तो ऐसे इसको समझ के याद रखना है कि मीन्स ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है, तो आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले सकते हैं, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से दिए गए तो ए का बी के साथ यूनियन और ए का सी के साथ यूनियन, दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, कुछ हमारे कीवर्ड होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। कीवर्ड,
एक होता है एट लीस्ट, जिसका मतलब होता है कम से कम। एट लीस्ट मीन्स कम से कम। और एक होता है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, इनको याद रखिएगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास ये जो है लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा n आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सैम्पल स्पेस। ये क्या है? सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं। अरे मान लीजिए सिंबल लेमडा में तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। लेमडा मान लीजिए x1 x2 जो मानना हो मान लीजिए, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। मीन्स ये क्या है? कोई हम एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसका आउटकम्स आए हैं, ठीक है। कोई इवेंट ई है जिसमें लेमडा 1 से लेकर लेमडा आर तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें। फिर हम कंडीशन भी लिख दिए हैं कि जो इसमें एलिमेंट की संख्या है वो क्या है? 1 और n के बीच में है। मतलब कहने का मतलब यह है कि r जो है n से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, पता तो होना चाहिए कहीं सैम्पल स्पेस से ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो इसीलिए। ठीक, अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हर एक जो एलिमेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ऐड कर देंगे। हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ऐड कर देंगे। सिग्मा का काम क्या है? ऐड करना। हर एक अलग अलग एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इस हमारे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, अब ये जो फार्मूला है, ये चाहे जो ये आपके आउटकम्स आए हुए हैं ना, चाहे ये इक्वली लाइकली हो या ना हो, सबके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए इस इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, इसकी कुछ और है, अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटी है, मान लो इक्वली लाइकली नहीं है, तो हमको प्रॉब्लम क्या है? हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम एक एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? इस पूरे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये फार्मूला जो है, चाहे हमारा इवेंट के अंदर जो आउटकम आए हैं वो इक्वली लाइकली हों, इक्वली लाइकली का मतलब ये हो गया कि हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। चाहे वो ना भी हो तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या करना है कि सर एक एक एलिमेंट की जो है प्रोबेबिलिटी निकालिए और आपके उस इवेंट में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दीजिए, तो उस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर इस टाइप ऑफ आउटकम, इधर दे आर इक्वली लाइकली और नॉट। अच्छा सर, हमको पता है सर किसी भी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई होनी चाहिए, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या कभी भी निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशन है। आपको खुद ही आप खुद ही बताइए संभावना का मतलब क्या होता है? क्या संभावनाएँ कभी निगेटिव हो सकती हैं? नहीं भाई, कोई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 एग्जैक्टली। इधर देखिए, और अगर आप जो है पूरे सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। किसके बराबर? 1 के होती है। यहाँ ये लेमडा आई क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है सैम्पल स्पेस के एलिमेंट से। अब मान लो अगर हमारा जो इवेंट ई दिया गया है उसके अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो अगर इक्वली लाइकली हो, मतलब हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हमें उस एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी बताने के लिए क्या करना है कि कितने उसके अंदर एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसको बोलेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो वो फार्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। ये फार्मूला जो है इसके हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से आएगा, यही फार्मूला है जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है हर एक एलिमेंट के अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। लेकिन जब वही हमारे इवेंट के जो आउटकम्स हैं वो अगर इक्वली लाइकली हो जाते हैं तो हमें ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप उस इवेंट में जब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, उस इवेंट के अंदर के हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो किसी एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वही हर की है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए, वो फेवरेबल हो गए, बट टोटल कर दीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए। या अगर हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर अलग अलग आ रही है तो सबकी जो है एक एक एलिमेंट की इस फार्मूले से प्रोबेबिलिटी निकालिए और सबको क्या कर दीजिए? सिग्मा कर दीजिए, मीन्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूले हैं वो समझ में आ गए। इसी को एग्जीमेटिक अप्रोच भी कहते हैं, जिसका सेट थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम लोग मूव करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। दोस्तों हम लोग जो पहले प्रोबेबिलिटी सीख रहे थे तो उसमें क्या करते थे, किसी इवेंट का जो है सैम्पल स्पेस के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी बताते थे। कहने का मतलब ये है कि हमारे इवेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे उन हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी लेके निकाल कर सैम्पल स्पेस के रिस्पेक्ट में
ऐड करते थे, या यूँ कह सकते हैं कितने फेवरेबल एलिमेंट आते थे हमारे इवेंट में, उसको काउंट करते थे, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल सैंपल स्पेस में रहते थे उसे डिवाइड करके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है अलग तरीके का है, मीन्स सब कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं, लेकिन इस बार उस किसी भी इवेंट का अगर हम अब इस बार ध्यान से देखें तो अब अगर हम ध्यान दें जो है तो इसमें क्या हो रहा है कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट के रिस्पेक्ट में हम जो है प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ध्यान देना, वो दोनों इवेंट जो है किसी सेम सैंपल स्पेस से ही क्या रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी इवेंट का किसी अदर इवेंट के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं, साथ ही साथ ये ध्यान में रखते हैं कि दोनों इवेंट सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएट होने चाहिए, मतलब उसी से बने होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखे हैं, कह रहे हैं कि इफ़ E and F are two events associated with the sample space yes, यहाँ लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि सेम सैंपल स्पेस यस, तो और बेटर डेफिनेशन हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। कहने का मतलब ये है कि दोनों इवेंट सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, then the conditional probability of E given that F has occurred, then conditional probability of E given that F has already occurred। कहने का मतलब ये है कि इसमें हो क्या रहा होगा कि एक इवेंट का अकरिंग हो चुका होगा, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता होगी, तो उसके रिस्पेक्ट में अब हमें दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अब इवेंट F हमें पता है, साथ ही साथ इवेंट E भी पता है। अब हमें इस इवेंट E की जो है इस F के रिस्पेक्ट में अगर प्रोबेबिलिटी बताना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इसी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ध्यान देना, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और जिस इवेंट के बारे में हमें नॉलेज है पहले से ही, मीन्स जो अकर्ड हो चुका है, उसको बाद में लिखते हैं। यानी इसको पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू F या इवेंट F। ठीक है, तो क्या करते हैं आप ही हमें बताइए, अगर इस इवेंट का इस इवेंट के रिस्पेक्ट में आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है वो होता क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो आप हमें ये बताइए, अगर इस इवेंट का इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसका टोटल एलिमेंट ही इसके अंदर आए, लेकिन कुछ एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट कैसे निकालोगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। क्या लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन अपन। अब ये इस समय एक प्रकार से इसके सैंपल स्पेस का कम कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन F। ठीक, ये हमारा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आप चाहे इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, या साथ ही साथ इसमें कंडीशन भी लिख लेना, फॉर ऑल एन F क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। मीन्स F के अंदर कुछ तो एलिमेंट होने चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट नहीं हुआ 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर F क्या नहीं होना चाहिए, इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए। और इसको डिकोड करते हैं, सर जी F क्या नहीं होना, सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ F 0 नहीं आना चाहिए। इन सब का मीनिंग एक ही है। ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ो, यहाँ पर देखना। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, आपसे पूछूं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F बताइए गिवन दैट E हैज़ ऑलरेडी अकर, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F बताइए गिवन दैट E हैज़ ऑलरेडी अकर, तो आप क्या करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F बताइए गिवन दैट E हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मीन्स E पहले से पता है आपको, अब F की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो आप क्या करोगे, वही काम करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F, यानी दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उसको लिख दो, बट ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट E। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन दैट E हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। कहने का मतलब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F बताइए अगर E आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेम सैंपल स्पेस के इवेंट हैं। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पर भी एनी 0 नहीं आना चाहिए, या E हमारा कोई नल सेट नहीं होना चाहिए, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन हम बुक में देखें फार्मूला हमारा यहाँ भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप इसी फार्मूले को लिख सकते हो, क्या, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन F इज ऑलरेडी नोन। क्या करो कि इसको जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से जो है डिवाइड कर दो, मीन्स NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS डिवाइडेड बाई NF अपॉन NS।
ठीक, इसको डिवाइड कर दो। तो सर जी ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, कोई इवेंट होगा इंटरसेक्शन एफ, उसमें कितने एलिमेंट है, बट ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ये क्या हो गया, यही तो है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस फार्मूले को लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें कंडीशन क्या लिखोगे, वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जीरो नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या नहीं होना चाहिए सर जी, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखें ई, जिसमें हमें इवेंट एफ पता हो, तो उसको लिखते हैं ई ऑब्लिक एफ। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है सर जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे वाला इवेंट है उसके टोटल एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। चाहे ऐसे लिख लो, या अगर इनकी प्रोबेबिलिटी पता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा लो। कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक, चाहे ये यूज करो चाहे ये वाला यूज करो। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखना, वैसे ही अगर मैं आप लोग से कहूँ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए, अगर आपको ई के बारे में पहले से ही पता है, जहाँ पर दोनों सेम सैम्पल स्पेस से बिलोंग करते हैं, तो आप लिखोगे एन एफ इंटरसेक्शन ई, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जो नीचे है नीचे। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी नोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया सर कि अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज नोन, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी बताइए अगर एफ आपको पहले से ही पता गया है। ठीक है, तो आप चाहो इसको ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे फाइंड, नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो ऐसे फाइंड कर लो, या अगर इनकी प्रोबेबिलिटी पता है इंटरसेक्शन की, साथ ही साथ जिस इवेंट के रिस्पेक्ट में बता रहे हो उसकी, तो आप चाहे इसको यूज करो, ये सब एक ही है। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर देखें तो ये भी वही है, क्या होगा, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन एन ई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, सर जी इसकी कंडीशन क्या है, एन एफ के अंदर कुछ एलिमेंट होने चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। या ऐसे बोल सकते हो कि सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, या ये कह सकते हो सर एफ हमारा नल सेट नहीं होना चाहिए, एफ क्या नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए। सेम इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई जीरो नहीं आना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हो कि ई हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ लिख सकते हो कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ई एंड एफ क्या है, इवेंट है जो सैम्पल स्पेस एस के। ठीक है, मतलब ई और एफ क्या है, सैम्पल स्पेस एस से बने हुए इवेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि सैम्पल स्पेस एस के एलिमेंट लेके ये इवेंट बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो सैम्पल स्पेस का इवेंट एफ के रिस्पेक्ट में, या आप किसी भी सेम इवेंट का उसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। कैसे होती है आइए देख लेते हैं, प्रूफ देखिएगा। हमको पता है कि अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी नोन। मीन्स आपसे कह रहा है कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए यस की, अगर एफ आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो अपन जो नीचे है उसको नीचे रहने देते हो। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर देखना, आप किसी भी इवेंट का अगर सैम्पल स्पेस से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, वही इवेंट आ जाएगा, मीन्स एफ आ जाएगा।
और इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसके निकाल रहे हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एफ के ही रिस्पेक्ट में दोनों का इंटरसेक्शन अपान नीचे जो भी है इवेंट उसका सेम सेट का उसी सेट से इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा। ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अगर हमें कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहे ए यूनियन बी का एफ के रिस्पेक्ट में बताओ क्या होगा, तो ये हमारा फार्मूला है। अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की तो आप लोग बताइएगा ए यूनियन बी व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन, तो क्या होगा सर जी, जो भी इवेंट रहते हैं जो हमको दिया रहता है पहले से पता रहता है वो नीचे रहता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है वो ऊपर रहता है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, और उसके बाद क्या करते हैं डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से। ठीक है, डिवाइड करते हैं। अच्छा सर, आप ए यूनियन बी का एफ के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ये क्या होगा, तो आप क्या करिए जो है यहाँ पर देखिएगा, ये सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जैसे आप मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 + 5 में, तो ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आप देखिएगा यहाँ पर, तो 3 × 2 हो जाएगा प्लस 3 × 5 हो जाएगा। मीन्स बीच वाला साइन एज इट इज रहता है और ये जो है दोनों के साथ जाके अप्लाई हो जाता है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो वही काम यहाँ पर होगा। तो ये इंटरसेक्शन इसके साथ और इसके साथ लगेगा, बीच का साइन एज इट इज रहेगा। मीन्स ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक, अपान पी एफ। अच्छा आप हमें ये बताइए, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखते हो, मान लो आपसे पूछूं एक फार्मूला होता है सर, क्या होता है ज़रा यहाँ पर देखिएगा आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर सी यूनियन डी की बात करूँ तो आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, यही लिखते हो ना। तो वैसे ही मान लो ए इंटरसेक्शन या कोई एक इवेंट है, बी इंटरसेक्शन या फिर कोई एक इवेंट है, जैसे ये है, तो आप क्या कर रहे हो पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी फिर दोनों के इंटरसेक्शन। तो वैसे इसमें भी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ हो गया, ठीक, प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक, का प्रोबेबिलिटी। और नीचे से कौन डिवाइड में है सर जी, पी एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग इनको ओपन कर दें तो यहाँ पर देखिएगा, इसको लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, ठीक, माइनस अब हमें ये बताइए ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, क्या दोनों के साथ इंटरसेक्शन में एफ लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं ए और बी को एक साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं और एफ को बाहर रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है सर, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई की बात करें तो हम क्या करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखते हैं अपान नीचे जो रहता है उसको नीचे भेज देते हैं मीन्स ये। तो अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ को, जो नीचे रहता है वो पीछे आता है, बाकी इंटरसेक्शन में नीचे वाले कॉलम जो बचता है वो आ जाता है। तो जो नीचे रहेगा वो कहाँ आएगा सर जी, वो आ जाएगा, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये किसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन, तो क्या हो जाएगा जो नीचे रहता है वो कहाँ आता है, देखिए नीचे वाला नीचे आया है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे कौन है एफ है और उसके अलावा जो भी बच रहा है ए प्लस फिर नीचे कौन है एफ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अब एफ के अलावा जो भी बचा होगा बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे रहेगा वो पीछे आएगा, जैसे देखिए नीचे है तो पीछे, ठीक, उसके अलावा जो भी बच रहा है ए इंटरसेक्शन बी
तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। वैसे हम लोग फार्मूले को याद नहीं रखते हैं फिलहाल के लिए, अगर आप लोग याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ओके, करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ इज अकर्ड इक्वल्स टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन। मतलब ई डैश की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में इक्वल टू होता है 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन इक्वल्स टू होता है 1। कहने का मतलब ये है, ठीक। ई डैश का मतलब ई बार, मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आइएगा इसको प्रूफ करते हैं कैसे आता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रूफ। हम लोग प्रूफ की बात कर लेते हैं। सर जी प्रूफ में क्या होगा, देखिएगा इधर। आप लोग को पता है, जैसे मान लो ये कोई सेट है या इवेंट है ई, ठीक है, और ये पूरा सैंपल स्पेस एस है। ये अगर हमारा ई है तो ई डैश क्या होगा, बोलो। अगर ये हमारा ई है तो ई डैश क्या होगा। तो ई डैश के लिए सर इस ई को जो है अगर हम सैंपल स्पेस में से हटा दें, मीन्स घटा दें, मतलब ई में जो भी इवेंट है उनको अगर सैंपल स्पेस में से हटा दें तो बचा हुआ इवेंट क्या होगा, हमारा ई डैश होगा। कौन होगा, इस ब्लू कलर के मार्कर से देखिएगा, यानी ये जो बचा हुआ रीजन है हमारा, ये क्या है सर जी, ये हमारा ई डैश है। अच्छा सर, अगर इस ब्लू वाले रीजन को और ई वाले रीजन को एक साथ कंबाइंड कर दें, मीन्स अगर यूनियन ले लें, तो सर क्या पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ देखिएगा, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट, चाहे एफ चाहे ई, तो हम लोग एफ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एफ को ही लिख लेते हैं। अभी हम लोग प्रूव करके आए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, एस को क्या लिख सकते हो सर जी, ई यूनियन ई डैश लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लो एस। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एफ लिख सकते हो कि नहीं। इक्वल्स टू क्या है, 1 है। समझ में आया। अच्छा जी, जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ई यूनियन ई डैश है। अभी हम लोग इसके फार्मूले के बारे में सीखे हैं, क्या होता है सर जी, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश विथ रिस्पेक्ट टू एफ इक्वस टू 1। अब ई से ई का ई डैश से कॉमन ले रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ इज ऑलरेडी नोन इक्वस टू 1 है। तो आप सीधे निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, जो कि प्रूफ हो चुका है, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर इसको और ऐसे लिखना चाहते हो ई डैश के रिस्पेक्ट में तो लिख सकते हो, ठीक। तो दोस्तों आइए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, आई मीन एक्सरसाइज 13.1। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमसे करें गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिए हुए हैं, साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी दिए हुए हैं। उसके बाद हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए क्या होगा अगर एफ दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए अगर ई दिया गया है। मीन्स इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई इज ऑलरेडी अकर। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, अगर हम इसी की बात करें तो आप चाहे इसको ऐसे लिख लो या आप इसको चाहे ऐसे लिखो, ठीक, या आप चाहे इसको ऐसे लिखो, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ज़्यादातर केस हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि ये यूज करने में आसान होता है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, एफ इज ऑलरेडी
अकर्ड, ठीक है, या फिर जो है ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी चेक कर लीजिएगा, कहीं गलत वर्ड मीनिंग हो तो उससे टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग गलत या सही होने से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इधर देखिएगा, आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ की अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी एफ है एफ का। अब आप हमें ये बताइए ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना दिए हैं, 0.2, तो यहाँ उठा के रख दो 0.2 रख कर देखते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिए हुए हैं, 0.3, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ की वैल्यू आ गई कितना, 2/3। ओके, आइए नेक्स्ट वाला इसको देखते हैं। तो ये क्या लिखा है सर जी, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी एफ की प्रोबेबिलिटी ई के रिस्पेक्ट में बताना है तो क्या लिखोगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन अपान जो नीचे है उसको नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई तो सर दिया ही नहीं है, तो भाई मैं आपको बता दूं, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो वो दिया गया है कितना है, 0.2 है, अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया गया है, 0.6 दिया गया है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इफ पी बी इक्वल्स टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है, तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सर कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए ए का, अगर बी पहले से ही पता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक, अपान जो नीचे रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख देते हैं, ठीक। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 अपान पी बी कितना है, 0.5 है। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, मेरे 32/50, इसको काट दो जो है 16/25, ठीक। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, मीन्स बी दिया गया है, तब आप ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, देखो बी दिया गया फिर ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये सॉल्यूशन आप चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिए हुए हैं, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये निकाल लेते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा। पहला फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो अगर मैं बात करूँ हमको दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर इसको लिखूँ तो दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स बी इंटरसेक्शन ए अपॉन जो नीचे रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आप चाहे इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों एक ही, मीन्स ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए दैट्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हमको दिया गया है 0.4, यहाँ रखिए 0.4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमें दिया गया 0.8। ये दोनों आप इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.32। ओके, ए गिवन बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे दिया गया उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमें बताना है, क्या ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता है, हाँ सर ये देखिए 0.32। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया है, 0.5 है। फिर आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल हट जाएगा, कहने का मतलब 32/50 आ जाएगा, इसको काट दीजिए 16/25, हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, जैसा मन करे वैसे पढ़ लो, ठीक है। आइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताते हैं, थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है सर जी 0.8 और बी 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 और बी 0.5, ओके, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32।
चलो इनको सॉल्व करते हैं। सर जी ये 1.3 माइनस 0.32 मीन 0.98, ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 98/100 आपके ऊपर, ठीक है। वहाँ से मिस्टेक चेक कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जहाँ पर ये सब दिए गए हैं। तो आइए ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखना चाहें तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर पी ए पी बी तो पता है, ये नहीं पता है। तो आइए हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 2/5। इसको क्या लिखते हैं सर जी, दोनों का इंटरसेक्शन अपान जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसकी वैल्यू हमें 2/5 दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, पता ही नहीं है। पी बी की वैल्यू भी पता है, कितना है सर, 5/13 है। ओके 5/13 को इधर भेज दीजिए। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/13। ओके 2/13। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2PA इक्वल टू 5/13 है, तो 2PA इक्वल टू 5/13, तो PA की वैल्यू कितना आ जाएगी सर जी, 5/26 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई 2PA इसके इक्वल है और PB इसके इक्वल है, तो PB की वैल्यू आ गई। लेकिन 2PA जब इसके इक्वल करेंगे तो PA की वैल्यू आ जाएगी 2 को अगर इसके पास भेज देंगे। ये इक्वेशन है ना, तो आप इसको भी इसके इक्वल करके वैल्यू PA की निकाल सकते हो और इसको इसके इक्वल करके PB की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसे कहीं लिखा रहे तो जितने के इक्वल रहेगा सबको एक एक साथ एक बार जो है इक्वल कर सकते हो। अच्छा PA आ गया, PB आ गया, PA इंटरसेक्शन B भी आ गया। तो बताइए PA कितना आया है सर जी, 5/26 आया है। PB कितना आया है, अरे सर जी यहाँ देखिए ना, PB 5/13 है। अच्छा PA इंटरसेक्शन B कितना है वो देखिए ना, कहाँ आया है, 2/13 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी। आप सिली मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं सिली मिस्टेक हो तो उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। ओके तो PA PB और A यूनियन B की वैल्यू दिए हैं, हमसे इन सब की डिमांड कर रहे हैं। A इंटरसेक्शन B के, तो इसको तो हम इसी से निकालेंगे। इधर देखना सॉल्यूशन, हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए सर जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सर ये A यूनियन B की वैल्यू हमें दिया है 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर लाते हैं, इनको उधर भेज देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 6 और 5 मिलके 11/11 हो जाएंगे, माइनस 7/11 मीन्स 1 माइनस 7/11। 11 इधर आया, 4/11। ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये हो गया। आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू बताना है, तो आइए इसको निकाल लेते हैं। सेकंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको क्या लिखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन अपान जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख देंगे। सर जी इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी अभी निकल के आई 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 यहाँ रख देते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 4/5। किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू हमें 4/5 मिल गया। आइएगा थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्या है सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगा सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों मतलब एक ही होता है। 4/11 है तो यहाँ रख देते हैं 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए सर जी आ गया 4/6, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आ गया
3। ओके, तो इसी दोस्तों हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।